पारो प्रीति को लेकर बाहर आई। बाहर गांव की औरतें ढोलक बजाकर नाच गाने में लगी हुई थी। प्रीति ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो भानु के आदमी अभी भी डेकोरेशन करने में लगे हुए थे। तभी केसर वहां आई और उसने प्रीति की बाह पकड़कर उसे पाटे पर बैठाया और गांव की औरतों से बोली, मारी लाड़ों को हल्दी लगाना शुरू कीजिए। उसके इतना कहते ही प्रीति ने केसर की ओर देखा और पूछा, तायसा माँ नहीं आ रही क्या? केसर ने उदास होने का नाटक किया और बोली, नहीं लाड़ो, वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई है, शायद उसे गहरा धक्का लगा है, पर तू उसकी फिक्र मत कर। सीता है उसके पास, तेरे बाबासा के वापस आते ही वो अपने आप ठीक हो जाएगी। केसर के इतना कहते ही प्रीति पाटे से उठी और बिना कुछ कहे सीधे अपनी माँ के पास अंदर आई। प्रीति की माँ अभी भी वैसे ही बैठी थी। सीता और बसंत की पत्नी देवकी भी उनके पास बैठी, उन्हें सब ठीक होने का दिलासा दे रही थी। उन्हें ऐसे देखकर प्रीति आकर उनके पास बैठी। वो अपनी माँ की हथेली अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, माँ प्लीज ऐसा मत करिए। आज तक आपने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया है, तो आज भी आपको मेरा साथ देना होगा। आप मेरी हिम्मत हो, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। माँ, ठाकुर साहब ने कहा है कि 2 घंटों में पैसों का इंतजाम होते ही वो बाबासा को घर ले आएंगे। आप बाबासा की फिक्र मत करिए, मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी विक्रांत वहां आकर बोला, प्रीति ठीक कह रही है काकी साहब। उसकी आवाज सुनते ही सब लोगों ने तुरंत उसकी ओर देखा। केसर विक्रांत को देखते ही उसकी ओर दौड़ी और उसने विक्रांत को गले लगाकर कहा, मारा लाडे सतुआ गया। मारी तो जान ही निकली जा रही थी। विक्रांत ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गंगा के पास आकर बैठा। उसने गंगा की हथेली पर अपना हाथ रखकर कहा, काकी साहब आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब मेरी जमानत करके पैसों का इंतजाम करने ही गए हैं, वो जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे, फिर हम काकासा को जल्दी ही घर ले आएंगे। ये सुनकर प्रीति भी बोली, माँ अब तो भाई साहब भी आ गए हैं, भरोसा रखिए बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हाँ काकी साहब, ठाकुर साहब इतने बुरे आदमी नहीं है जितना कि हमने उन्हें समझा था। अच्छे इंसान है वो, हमारी मदद भी कर रहे हैं और सब कुछ जानकर प्रीति से ब्याह भी कर रहे हैं। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर ठाकुर साहब नहीं होते तो क्या होता। गांव वाले प्रीति को इतनी कठोर सजा भुगतने के लिए मजबूर करते और मैं भी जेल में होता और फिर ना जाने वो किडनैपर काकासा के साथ क्या करते। ये तो ठाकुर जी की मेहरबानी है हम पर, जो उन्होंने ठाकुर साहब को हमारा मददगार बनाकर भेज दिया। इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनका मान रखें और ये शादी खुशी खुशी कर दे। ये सुनकर बसंत भी झेपते हुए बोला, मालकिन बड़ा मुंह छोटी बात होगी, पर छोटे ठाकुर ठीक ही कह रहे हैं। हमें बिटिया की शादी खुशी खुशी कर देनी चाहिए, कान्हाजी पर भरोसा रखिए। बिटिया के साथ कुछ गलत नहीं होगा और फिर हमारी बिटिया उन लोगों में से थोड़ी है जो चुपचाप अत्याचार सहेगी। वो तो हिम्मत से लड़ना जानती है। आप सब कान्हाजी पर छोड़ दीजिए। सबकी बातें सुनकर प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, माँ अब तो चलिए, आपकी बेटी की हल्दी है आज, आप अपनी बेटी को हल्दी नहीं लगाएंगी। प्रीति के इतना कहते ही गंगा ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, तू चल लाड़ो, मैं आती हूँ। प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी पारो ने प्रीति के दोनों कंधे पकड़े और उसे उठाकर बाहर ले गई। बाकी सब भी उनके पीछे ही बाहर आए। सबके जाते ही देवकी गंगा से बोली, मालकिन आपने और मालिक ने आज तक किसी का बुरा ना किया है, तो ठाकुर जी आपकी इकलौती औलाद के साथ भी कभी कुछ बुरा ना होने देवेंगे। हमारा मन कहता है कि मालिक के आते ही सब ठीक हो जाएगा। गंगा ने उसकी ओर देखा और फिर उदास होकर बोली, हाँ देवकी तुम ठीक कह रही हो, मुझे मेरे ठाकुर जी पर पूरा यकीन है। सालों पहले भी मेरी लाड़ों पर दुखों का पहाड़ टूट सकता था, पर ठाकुर जी ने ऐसा नहीं होने दिया, तो वो आज भी मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो किसी ना किसी को मेरी बच्ची की मदद के लिए जरूर भेजेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से तैयार हो जाए, बिटिया की हल्दी की रस्म के बाद मेहंदी भी होनी है। ये सुनकर गंगा ने सिर हिला दिया और बैठ से उठ गई। इधर आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था, पर प्रीति का ख्याल उसके मन से जा ही नहीं रहा था। वो मन ही मन बोला, उस लड़की की शादी उसी लड़के से होने जा रही है जिससे वो प्यार करती है। फिर मुझे ये अजीब सा डर क्यों लग रहा है, जैसे उसके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरा डर सही निकला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह वो लड़की मुझसे झगड़ कर गई है, उस पल मुझे सच में ऐसा लगा था जैसे कि मेरी वजह से कहीं सच में उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर फिर अचानक सूरज का आकर ये बताना
कि उसकी शादी होने जा रही है। ये कुछ अजीब है। आई होप कि मेरी वजह से उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो और उसके साथ सब अच्छा ही हो, क्योंकि अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जिंदगी में दोबारा वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी सूरज बोला, सर एयरपोर्ट आ गया। ये सुनकर आदित्य ने झटके से गाड़ी रोकी तो सूरज डर गया। उसने तुरंत आदित्य से पूछा, सर आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। ये सुनकर सूरज तुरंत बोला, सर आप अंदर जाइए, मैं आपकी जीप गांव भिजवा कर आता हूँ। मैंने मयंक को वही हवेली में रुकने के लिए कह दिया है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हमें तुरंत फ़ोन कर देगा। और विपुल आपकी जीप लेने आ रहा है, मैंने उसे भी मयंक के साथ ही रहने के लिए कह दिया है। दोनों हवेली की क्लीनिंग भी करवा देंगे और हमें वहाँ की अपडेट भी देते रहेंगे। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। सूरज मुंह बनाकर बोला, ये सर कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता। हमेशा इनके साथ रहने के बाद भी मुझे भी पता नहीं चल पाता कि ये अगले ही पल क्या करने वाले हैं। पहले उस गुंडे को अरेस्ट करवा दिया और फिर केस वापस लेकर उसे खुद ही आज़ाद करवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि गांव के लोग एक बार किसी से दुश्मनी करते हैं तो मरते मर जाते हैं, पर दुश्मनी नहीं भूलते। और ये तो विक्रांत ठाकुर से उसका सब कुछ छीनकर उसे सड़क पर छोड़ आए हैं। वो चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा, पर सर को ये बात कैसे समझाऊं? अच्छा हुआ जो मैं मयंक को वहां छोड़ आया हूं। अगर वो विक्रांत वहां कुछ करेगा तो हमें पहले ही पता तो चल जाएगा। सूरज ने इतना कहा ही था कि तभी विपुल ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सूरज ने पलटकर देखा तो सामने विपुल खड़ा था। वो सूरज को गले लगाकर बोला, हाय सूरज। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म और तेरी शुरू। ये सर की जीप की चाबी ले और अभी मानपुर के लिए निकल। हवेली का ध्यान रखना और मुझे वहाँ की पल पल की खबर देते रहना। ओके बॉस। विपुल के इतना कहते ही सूरज मुस्कुरा दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू निकल, मैं तुझे मुंबई पहुंचकर फोन करता हूँ और प्लीज वहाँ केयरफुल रहना। बहुत खतरनाक लोग रहते हैं उस गांव में। मुझे पता है यार, तू मुझे ऑलरेडी फोन पर सब कुछ बता चुका है। अब निकल वरना तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। विपुल के इतना कहते ही सूरज ने सूटकेस उठाए और फिर से विपुल को गले लगाकर कहा, बाय टेक केयर। बाय। विपुल के इतना कहते ही सूरज वहां से चला गया। उसके जाते ही विपुल ने भी अपना सामान जीप में रखा और मानपुर के लिए निकल गया। इधर आदित्य की फ्लाइट का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उसने रनवे की ओर बढ़ते हुए मन ही मन कहा, आई होप की किस्मत अब हम दोनों को कभी एक दूसरे के आमने सामने न लाए और आज हुई हमारी मुलाकात आखिरी मुलाकात बन जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में दोबारा कभी फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ और फिर से मुझसे वही सवाल करो जिसके जवाब मैं तुम्हें नहीं देना चाहता था। तुम्हारे पिता और दादा ने मेरी फैमिली के साथ क्या किया था ये तुम ना ही जानो तो अच्छा है। हमारा सफ़र आज यही खत्म हुआ। आई विश कि तुम अपने दोस्त सुमेर से शादी करके हमेशा उसके साथ खुश रहो, ताकि मेरा ये गिल्ट कम हो जाए कि मैंने अपना बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। प्रीति पाटे पर परेशान बैठी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी, तभी गंगा वहां सीता और देवकी के साथ आ गई। उन्हें देखकर प्रीति के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देवकी गंगा की बांह पर हाथ रखकर बोली, मालकिन बिटिया को हल्दी लगाइए। गंगा ने आहिस्ता से सिर हिलाया और प्रीति की ओर बढ़ी। वो प्रीति के सामने बैठी और उन्होंने थाल में से दूबा उठाकर उसे हल्दी में डुबोया और रोते हुए प्रीति को हल्दी लगाने लगी। प्रीति की आंखें भी नम हो गई। गंगा हल्दी लगाने के बाद बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से चली गई। प्रीति ने रोते हुए उन्हें आवाज लगाई, माँ, पर गंगा नहीं रुकी। प्रीति का रोना और बढ़ गया। तभी केसर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा लाड़ो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया तो केसर गांव की औरतों से बोली, चलिए अब आप सब हल्दी लगाए इसे। केसर के इतना कहते ही सब एक के बाद एक उसे हल्दी लगाने लगे। प्रीति ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोली, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी आपके लिए जगह बनने लगी थी बाबू साहब, पर आपने जो मेरे परिवार के साथ किया उसके बाद अब इस दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत है। अगर आपने हमसे हमारा सब कुछ नहीं छीना होता तो मैं अपने बाबासा को खुद बचा लेती और मुझे उस ठाकुर भानु प्रताप से शादी नहीं करनी पड़ती। ये सब आपकी वजह से हो रहा है बाबू साहब। आज मेरे परिवार की जो भी हालत है वो बस आपकी वजह से है, इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तभी सुमेर भैरव के साथ वहां आ गया।
प्रीति को हल्दी लगते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो मन में सोच कर रह गया। तभी विक्रांत की नज़र उस पड़ी। वो गुस्से में उसके पास जा ही रहा था कि केसर ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे एक कोने में ले आई। क्या कर रही है आप मासा? आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? विक्रांत ने गुस्से में पूछा तो केसर इधर उधर देखकर बोली, विक्रांत, सुमेर को सब कुछ पता है। उसे पता है कि जगदीश का किसी ने अपहरण कर लिया है। क्या? विक्रांत ने हैरानी से पूछा तो केसर सिर हिलाकर बोली, हाँ, जब हम हवेली से यहाँ आए तो वो भी हमारे साथ यही था। और जब वीर ने सबको बताया कि तेरे काकासा अपहरणकर्ताओं के पास है तो उसने भी सब सुन लिया था। इसलिए उसके साथ कोई बहस मत करना, वरना उसे तुझ पर शक हो जाएगा। उसके सामने भी तुझे वैसे ही दुखी होने का नाटक करते रहना होगा जैसे यहाँ हम सबके सामने कर रहे हैं। कोशिश करूंगा। इतना कहकर विक्रांत फिर से गांव वालों के बीच आकर बैठ गया। उसे देखते ही सुमेर उसके पास आकर बैठा और उसने विक्रांत से पूछा, काकासा को छुड़ाने के लिए रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? विक्रांत ने बिना उसकी ओर देखे अकड़ कर जवाब दिया, हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे काकासा है, मुझे उनकी तुझसे ज्यादा फिक्र है, समझा? सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, किसे किसकी कितनी फिक्र है ये तू मुझे नहीं बताए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है। खैर, फिलहाल मैं यहाँ तुझसे झगड़ने नहीं आया हूँ, बस ये जानने आया हूँ कि तुझे पता कैसे चला कि काकासा को किसी ने किडनैप कर लिया है। विक्रांत ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, फोन आया था किडनैपरों का मेरे पास, और प्रीति ने सिर्फ तेरे ये कहने से कि काकासा को किसी ने किडनैप करके तुझे फोन किया और फिरौती मांगी, यकीन कर लिया। विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा और मन ही मन बोला, मासा ठीक ही कह रही थी कि मुझे इससे बचकर रहना होगा। तभी सुमेर ने उसे घूरते हुए पूछा, कुछ पूछा मैंने तुझसे? विक्रांत ने गुस्से में अपने फोन का लॉक खोला और वीडियो ऑन करके सुमेर को दिखाते हुए बोला, ये भेजा था उन्होंने मुझे, जो मैंने प्रीति को भी दिखाया था। सुमेर ने फोन लिया और वीडियो देखने लगा, पर विक्रांत गुस्से में उसे घूरने लगा। सुमेर बहुत ध्यान से वीडियो देख रहा था, जिसमें उसे जगदीश एक कुर्सी से बंधे नजर आ रहे थे। उन्हें थोड़ी चोट भी लगी हुई थी और उन्हें एक आदमी बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा था। ये देखकर सुमेर को बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने खुद पर काबू कर लिया। तभी विक्रांत ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोला, इसे देखकर मुझे और प्रीति को यकीन हुआ कि काकासा किडनैप हुए। और कुछ पूछना है तुम्हें? रुपये लेकर कहाँ गए थे? तभी सुमेर ने पूछा तो विक्रांत ने अकड़ कर जवाब दिया, पता नहीं, वो लोग आंखों पर पट्टी बांधकर ले गए थे। कहाँ से? गांव के बाहर से। उसका जवाब सुनकर सुमेर ने तुरंत पूछा, पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की तुमने? विक्रांत चिढ़कर बोला, क्योंकि मुझे मेरे काकासा सही सलामत वापस चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो काकासा की लाश गांव के बरगद के पेड़ पर टांग देंगे। ये सुनकर सुमेर उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुझे जगदीश काकासा की इतनी फिक्र है। खैर, अच्छा लगा ये सुनकर और देखकर कि तुझे अपने काकासा से इतना प्यार है, और वो भी तब जब आज उनके पास कुछ नहीं बचा। वैसे अगर काकासा से इतना प्यार है तुझे तो अपनी एकलौती बहन से भी तो होगा। बचपन से तेरी कलाई पर राखी बांधती आ रही है तो उसकी रक्षा करना भी तो तेरा फर्ज है ना। तो फिर ठाकुर साहब जैसे घटिया आदमी से अपनी बहन की शादी क्यों होने दे रहा है? विक्रांत उसे घूरने लगा पर कुछ बोल नहीं सका तो सुमेर गुस्से में भड़का, विक्रांत, काकासा और प्रीति की तुझे कितनी परवाह है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ये ड्रामा मेरे सामने करने से तुझे कोई फायदा नहीं होना है। ये तू गांव वालों और काकीसा के सामने करता हुआ ही अच्छा लग रहा है। उसकी बातें सुनकर विक्रांत अकड़ते हुए बोला, ठाकुर साहब जैसे बड़े आदमी से मेरी बहन की शादी तुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? ये मुझे भी बहुत अच्छे से पता है सुमेर, इसलिए अच्छा यही होगा कि तू मेरी बहन की शादी में चुपचाप खाना खा और निकल ले। सुमेर विक्रांत को घूरने लगा और विक्रांत उसे। फिर सुमेर उठकर खड़ा हुआ और बोला, दादासा के जाते ही काकासा का किडनैप होना, फिर प्रीति के विधवा होने वाली बात अचानक से सबके सामने आना, फिर आदित्य साहब का तुमसे धोखे से सब कुछ छीनना, फिर तेरा जेल जाना और किसी को जान से मारने की कोशिश करने के बाद भी तेरा इतनी जल्दी वापस आना। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ होना मेरे लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल है। खैर, कोई बात नहीं, इन इत्तेफाकों के पीछे की असली वजह कल मैं प्रीति की शादी होने से पहले सबके सामने लाकर ही रहूंगा। सुमेर की ये सारी बातें सुनकर विक्रांत फिर से उसे घूरने लगा तो वो भी उसे घूरते हुए वहां से चला गया।
उसके जाते ही विक्रांत ने तुरंत भानु को फोन किया। अपने कमरे में हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो रहे भानु ने जैसे ही विक्रांत का नंबर देखा तो तुरंत फोन रिसीव किया। बोलिए विक्रांत साहब। विक्रांत एक तरफ आकर बोला, ठाकुर साहब सुमेर का हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बहुत हवा में उड़ रहा है, मुझे लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है। अब वो चुप नहीं बैठेगा। भानु मुस्कुराते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत करिए विक्रांत साहब, हमारे आदमी उसे संभाल लेंगे। ना उसे सच पता चलेगा और ना वो कुछ कर पाएगा। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए, क्योंकि कल हम बारात लेकर आ रहे हैं और आपकी बहन को ब्याह कर ले जाएंगे। जी। विक्रांत के इतना कहते ही भानु ने कॉल कट कर दिया और सोच में पड़ गया। इधर प्रीति हल्दी के बाद नहाकर बाथरूम से बाहर आई और अपने बालों को टॉवल से झाड़ने लगी। उसने मेहंदी की रस्म के लिए हरे रंग का जोड़ा पहना हुआ था। तभी पारो उसके पास आकर बोली, प्रीति ये गहने पहन ले, बाहर तुझे सब मेहंदी की रस्म के लिए बुला रहे हैं। तू चल पारो, मैं आती हूँ। प्रीति के इतना कहते ही पारो ने सिर हिलाया और उदास होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रीति ने टॉवल कुर्सी पर रखा और बचपन में हुई अपनी शादी की तस्वीर टेबल से उठाई। वो तस्वीर में नजर आ रहे अपने दूल्हे को देखकर बोली, तुम्हारी पत्नी तो मैं कभी बनी ही नहीं, पर गांव वालों ने तुम्हारी विधवा होने का कलंक मेरे माथे पर लगा दिया। अजीब सा रिश्ता जोड़ा है किस्मत ने हमारा, जो तुमसे आज ही जुड़ा था और आज ही टूट भी गया। सुबह तक मैं तुम्हारी विधवा थी और अब मेरे हाथों में ठाकुर साहब के नाम की मेहंदी लगने जा रही है। तुम्हारे साथ जुड़ा 7 जन्मों का रिश्ता 7 घंटे भी नहीं निभ पाया। समझ नहीं आता कि जब किस्मत को हमारा साथ गंवारा ही नहीं था तो इतने सालों बाद मेरे सामने ये सच आया ही क्यों। तुम तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं हो, तो क्यों इतने सालों बाद मुझे ये पता चला कि मेरी कभी तुमसे शादी हुई थी और तुम मेरे पति हो। लेखिका कविता वर्मा।